बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस के लाइन इंटीग्रल चैप्टर से है। एवेलुएट द लाइन इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर along curve C where f vector is equal to sin by I cap plus x 1 plus cos by j cap and the curve C is the circular path given by x square plus y square is equal to a square z is equal to 0। यहाँ पर सर्कुलर पाथ का मतलब है एक सर्किल जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर जेड इक्वल टू 0 का मतलब, क्योंकि 3D में है तो यहाँ पर जेड इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, 3D यहाँ पर दिखाया गया है, ये ओरिजिन है वो। और यहाँ पर सर्कुलर पाथ और वो भी हमें दिखाना है। जेड इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक्स बाई प्लेन, यानी जेड बराबर 0 का मतलब एक्स बाई प्लेन होता है और ये एक्स बाई प्लेन आपको मालूम है इन्फिनिटी तक जाता है हर एक साइड में। और यहाँ पर एक सर्किल है, ये वो सर्किल है जिसका सेंटर ऑरिजिन है यानी 0,0,0 और रेडियस इसकी a के बराबर है। तो इसमें चूँकि z इक्वल टू 0 है यानी एक्स वाई प्लेन में है, यानी ये 2D में ही बनेगा, तो हम इसको सिर्फ 2D में ही यहाँ पर आपको बनाते हुए इसको दिखा दे रहे हैं। यानी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है और यहाँ पर ये एक्चुअल में है तो 3D में, लेकिन अपना सर्किल जो है वो 2D में ही बनेगा। ये प्लेन z इज इक्वल टू 0 प्लेन यानी एक्स बाई प्लेन है और इस सर्किल, इसे ठीक से बना लीजिएगा, इसकी रेडियस a है और इसमें कोई भी पॉइंट जो होगा उसके पैरामीट्रिक जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आप a, अगर रेडियस a है तो a cos थीटा प्लस a sin थीटा के बराबर होंगे। चूँकि हमें इसका यूज़ करना है और ये एंगल अगर बना यहाँ पर थीटा है तब, और ये पूरे सर्किल के लिए इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं और ये पूरा जब सर्किल घूमता है, मतलब ये लाइन जब घूमेगी यानी ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो ये लाइन घूमते घूमते ये यहाँ पर तो 0 था, इधर थीटा, यहाँ पर ये π/2, इधर पाई हो जाएगा, यहाँ पर 3π/2 और ये जब पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाएगा ये तो हो जाएगा 2π, यानी पूरे सर्किल को कवर करने के लिए हमें 2π एंगल घूमना होगा थीटा के लिए। थीटा की वैल्यू 0 से 2π होगी पूरे सर्किल के लिए। तब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक लाइन इंटीग्रल हमें फाइंड करना, उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी dr की। तो dr एक्चुअल में हमें r पता होना चाहिए। r वेक्टर जो होता है वो एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि z इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे बात कर रहे हैं तो z बराबर 0 रखने पे ये टर्म तो चला जाएगा 0 में। तो r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। हमें इस जो लाइन इंटीग्रेशन है उसमें dr की ज़रूरत होगी, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें मिलेगा dr वेक्टर इज इक्वल टू, जब डिफ्रेंशिएशन यहाँ करने जा रहे हैं आई कैप तो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन dx, ऐसे जे कैप बाहर ले लेंगे और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy, ये यहाँ पर y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy। इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लाइन इंटीग्रेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमें फाइंड करना है, तो इसमें f की वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो ये लाइन इंटीग्रेशन यानी हमको पूछा गया था f डॉट डी आर की वैल्यू c इज इक्वल टू, तो यहाँ पर c f की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो f की वैल्यू जो है वो यहाँ पर जो पुट करेंगे तो ये जो गिवन थी वो वैल्यू यहाँ पर नोट कर लेंगे, यानी साइन y इंटू आई कैप प्लस का हो जाएगा x इंटू 1 प्लस का कॉस y इंटू जे कैप। ये तो f की जो गिवन वैल्यू थी वो लिखी हमने, और अभी हमने जो dr की वैल्यू थी वो फाइंड की है आई कैप dx प्लस का j कैप इंटू dy। अब आपको मालूम है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है, तो उसमें उसका यूज़ करेंगे कि i का जो कोफिशिएंट होता है उसका i के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर dx है, यहाँ पर साइन y है, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन y इंटू dx हो जाएगी। इसी तरीके से j का जो कोफिशिएंट है उसका j के कोफिशिएंट, यहाँ पर j का कोफिशिएंट dy है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा j का कोफिशिएंट, इस तरफ है x 1 प्लस का कॉस y इंटू dy। तो इनका डॉट प्रोडक्ट होके ये सिंपल सा आपका ये आ चुका है स्केलर फार्म में कम्प्लीटली हमारा ये हमको मिल चुका है। अब चूँकि ये आपको C के अलॉन्ग पूरा इसको इंटीग्रेट करना है और C जो है वो एक सर्कुलर पाथ ये हमको दे रखा है जिसकी रेडियस A है,
ये सी है आपका, और इसको पूरा सी कवर करने के लिए हमने जैसे शुरू में बताया था थीटा की वैल्यू 0 से लेके ये यहाँ पर 2 पाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। थीटा इक्वल टू 0 यहाँ से शुरू होता है और ये इधर π/2, यहाँ पर पाई, इधर 3π/2 और यहाँ पर आके घूम के 2 पाई पूरा सर्किल को कंप्लीट जब करते हैं थीटा की वैल्यू 2 पाई से कंप्लीट हो जाती है। तो पूरे सर्किल के लॉन्ग हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको पैरामेट्रिक फार्म में लिख देंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। यानी x की वैल्यू जो है वो जब हम x इक्वल टू a cos थीटा, क्योंकि सर्किल का जो जिसकी रेडियस a होती है उसका पैरामेट्रिक फार्म होता है x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा, और यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 2 पाई तक होती है। तो अब हम इसे इंटीग्रेशन को चेंज कर देंगे, यानी हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो चल रहा था यानी लाइन इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dr इज इक्वल टू, ये हमारा लाइन इंटीग्रेशन है। जब हम लास्ट में जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको चेंज कर लेंगे। फ़िलहाल अभी हम एक चीज़ और देखना चाहते हैं कि अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इंटीग्रेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हमें कुछ नज़र आएगा, यानी sin y dx है ये, और इस x का इधर इंटू करेंगे, इसे बाद में लिख लेंगे, पहले x का इस cos में इंटू करेंगे तो x cos y हो जाएगा, cos y, और यहाँ पर dy का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसमें x का 1 में इंटू करेंगे तो x मिलेगा, साथ में इधर dy का भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इस तरीके से मिला है। इन टर्म को हम अगर एक साथ देखें तो ये किसी का डिफ्रेंशिएशन है, तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा इसके लिए कि यहाँ पर ये 2 टर्म है, यहाँ एक टर्म है। एक टर्म इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं और 1x का डिफ्रेंशिएशन हुआ है यहाँ पर, यानी इसको इतनी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि ये x का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन वैसा ही यहाँ पर है, और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, यानी सेकंड फंक्शन यहाँ पर sin y रहा होगा तो sin का डिफ्रेंशिएशन cos हो गया, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड वैसा ही फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, यानी x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और sin y वैसे रहा। यानी इसका जब डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे फर्स्ट और सेकंड मानते हुए, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड वैसे ही, सेकंड फर्स्ट वैसा ही और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं जैसे कि फर्स्ट फंक्शन को आपने वैसे ही रखा तो सेकंड का यानी x का डिफ्रेंशिएशन हमारे यहाँ पर dx बन जाएगा, यानी 1 इंटू dx हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन यानी x, इसको हमने वैसे ही रखा आपकी, और cos जब हम sin y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो तो cos y जाएगा, लेकिन y का डिफ्रेंशिएशन हमें फिर dy हमें यहाँ पर करना होगा, और फिर बाद में ये ऐसे ही लिख देंगे, यानी x इंटू डी वाई। ये मेन चीज़ जो है वो हमें समझने की है, ये नोट करने की चीज़ है कि इस तरीके से इसे बना लेंगे हम अपनी प्रॉब्लम को आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम आपके ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब जैसे कि हमने पहले बोला था कि हम वेरिएबल को चेंज करेंगे, हालांकि यहाँ पर हम डायरेक्ट अभी चेंज नहीं करेंगे, जब इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे फिर जो लिमिट है वो थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई है, यानी आप सी के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेशन करने का सीधा मतलब होगा कि थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और अभी हमें डिफ्रेंशिएशन करना है बाकी x sin y और प्लस का x इंटू डी वाई का। अब इस इंटीग्रेशन के साइन को, यहाँ प्लस का टर्म है, 2 टर्म है, दोनों टर्म पर ये इंटीग्रेशन को साइन को हम अप्लाई करेंगे 0 से 2 पाई एंड डी इंटू एक्स साइन वाई, और प्लस इंटीग्रेट करना होगा थीटा इक्वल टू 0 से 2 पाई के बीच में इसे x इंटू डी वाई का। यहाँ पर आपका ये d लगा हुआ है, इसके बाद टोटल ये फंक्शन है और इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इंटीग्रेशन के साइन से ये d हट जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन होके इतना आ जाएगा ये, इसमें तो हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगी कि वो पहले ही कर चुके थे इसके लिए। तो x साइन वाई हो गया, और यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में 2 पाई रखना होगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। और यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करने में ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये x में है ये y में है, तो इंटीग्रेट अलग अलग वेरिएबल में नहीं हो पाएगा, लेकिन इनको कनेक्ट करने वाला जो पैरामीट्रिक फार्म है इससे आप अब यहाँ पर रख दीजिए, पुट कर दीजिए, यानी लिमिट थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई और वेरिएबल भी x इस थीटा की फार्म में चेंज करनी है, x की वैल्यू जो कि a cos थीटा है वो रख दी है, और फिर d इंटू वाई की वैल्यू रख दीजिए जो कि a sin थीटा है,
बस इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर भी आप वैल्यू अपर लिमिट लोअर लिमिट तब तक नहीं रख पाएंगे जब तक थीटा यहाँ नजर ना आए, तो इसलिए अब यहाँ पर भी x की वैल्यू वापस रख दीजिए ए कॉस थीटा, और साइन ऑफ ये y की जगह पर रख दिए ए साइन थीटा। फिर हम लोग इसमें वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू पुट की जा सकती है 0 से 2 पाई, प्लस लिमिट हमने 0 से 2 पाई थी वो रख दी यहाँ पर। सिर्फ x की वैल्यू y की वैल्यू जो पैरामीट्रिक फॉर्म में था उनकी वैल्यू x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। अब यहाँ पर हम a को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर ओनली कॉस थीटा बचा हुआ है। अब ये डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, इनटू में a कांस्टेंट है, a को बाहर ले लिया और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन थीटा का डिफ्रेंसिएशन डी थीटा हो जाएगा। तो a यहाँ पर अगेन कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे, और इस वाले में देखें हम पूरे इसमें जहाँ पर भी हमको नज़र आए थीटा वहाँ पर अपर लिमिट 2 पाई रख देना है, यानी a इंटू कॉस 2 पाई इंटू साइन ऑफ a इंटू साइन 2 पाई अपर लिमिट हो गई। और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होती है, यानी जहाँ पर भी आपको नज़र आए थीटा वहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू 0 रख देना है। ये 0 है यहाँ पर, साइन ऑफ a इंटू साइन 0 हो गया, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, प्लस का साइन है अप्लाई कर लें a इंटू, फिर यहाँ पर a बाहर लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा ये, और लिमिट 0 से 2 पाई, और कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना करते हुए यहाँ पर ऐसा करते हैं कि लिमिट, इसे कई तरीके से हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको स्क्वायर हटा दें तो आसानी से कर सकते हैं। एक फार्मूला हमारे पास है cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 को ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू 1 प्लस का cos 2 थीटा हो जाएगी, ये वैल्यू 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा है, लेकिन हमारे पास सिर्फ cos स्क्वायर है, 2 को भी डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपन 2 कर लेंगे, ये वैल्यू cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। बाकी आपका ये चल रहा था इक्वल लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको मालूम ही है क्या है, राइट हैंड साइड में है अपर लिमिट हम लिख रहे हैं a इंटू कॉस 0 की वैल्यू आपको cos 2 पाई की वैल्यू जो है cos 0 के बराबर होती है, और cos 2 पाई की वैल्यू यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। लेकिन उसी टाइम हम लोग जानते हैं कि साइन जो पाई होता है, साइन पाई की वैल्यू जो होती है साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि साइन 2 पाई की वैल्यू साइन 0 के बराबर ही होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी साइन 2 पाई की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। माइनस से फिर अब लोअर लिमिट में आ जाइए, a इंटू कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर तो हमने अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट तो लिख दिया है। फिर प्लस के बाद यहाँ पर दोबारा से अभी हमने जो वैल्यू फाइंड की थी ये अलग से, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। 0 से 2 पाई के बीच में हमें इंटीग्रेट करना है, और हमारे पास फंक्शन ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 प्लस cos 2 थीटा अपान 2 है। अब इंटीग्रेशन है, किसी भी तरीके से कर लीजिएगा, हम एक मेथड इसमें से बता देते हैं। तो देख रहे हैं कि ये a इंटू 0 ये हो जाएगा 0, यानी साइन 0 हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये हो जाएगा साइन a इंटू 0 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप 0 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस का a स्क्वायर क्यों मेन यहाँ पर चल रहा है, अब 2 अपान वाला बाहर निकालना है a के अपान में, और इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 पाई के बीच में, हमें 1 प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। साइन 0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 के बराबर होती है, इसलिए ये तो 0 0 हो गया, इक्वल था कैंसिल भी कर सकते थे, प्लस a स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें 1 का करना होगा, 1 का आपको मालूम है थीटा होता है इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में, और कॉस का इंटीग्रेशन आपको मालूम है साइन थीटा होता है। अगर सिर्फ थीटा होता तो यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन थीटा का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो 2 से आपको डिवाइड करना होगा, तब इसका इंटीग्रेशन होगा। आप चाहें तो अलग अलग भी डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या डायरेक्ट कर दो, 1 का थीटा हो गया और कॉस का साइन होता है, और जो भी कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। लिमिट लगाना बाकी, थीटा की वैल्यू 0 है, लोअर लिमिट अपर लिमिट है 2 पाई, यही हमें रखना है। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 में से 0 माइनस होकर 0 भी आएगा। a स्क्वायर बाई 2, और से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट ही कर लेना चाहिए। अपर लिमिट यहाँ पर पहले रखेंगे, यानी जहाँ पर भी हमें थीटा मिलेगा वहाँ पर हम पहले 2 पाई रख रहे हैं, पूरे इसमें रख रहे हैं, यानी साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई पूरे इसमें रख देंगे। अपर लिमिट
हो गई यहाँ तक, माइनस लोअर लिमिट, फिर हम कंप्लीट इसमें थीटा बराबर लोअर लिमिट 0 रखेंगे, साइन इंटू 2 इंटू 0 अपान में 2, इस तरीके से हम देख रहे हैं साइन 4 पाई बन जाएगा। साइन 2 पाई की जितनी वैल्यू होती है तो ये साइन 4 पाई की वैल्यू फर्स्ट टर्म तो आपको मालूम है 0 के इक्वल हो गया, तो 0 माइनस 0 प्लस ये चल रहा था a²/2 चल रहा था, उसके बाद ब्रैकेट था, फिर ये 2 पाई है और इसके बाद ये साइन 4 पाई हो जाएगा, अपान में 2 है, यानी 2 पाई और प्लस का साइन 4 पाई अपान, आप डायरेक्ट 0 कर देना इसको, 4 पाई की वैल्यू 0 होल अपान में 2 है, और ये तो अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट ये 0 प्लस का चल रहा था, ये साइन 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 हो जाएगा अपान में 2, तो ये वैल्यू हो गई a²/2, ये तो 0 इसमें ऐड हो गया, और ये 2 पाई प्लस का साइन 4 पाई की वैल्यू साइन 2 पाई के बराबर ही होती है, और साइन 2 पाई की वैल्यू 0 साइन 0 के बराबर होती है, यानी ये 0 साइन 4 पाई की वैल्यू 0 के बराबर रख दें आप, और माइनस ये 0 साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है, 0 अपान में 2 हो गया, इक्वल टू a²/2, और ये 2 पाई प्लस का 0.20 हो गया, इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं, आपको मालूम ही है, तो ये वैल्यू जो होगी 0 + 0 हो गई, यानी ये वैल्यू a²/2, और ये तो 2 पाई बचा है और ये 0 है, और हमारे पास a²/2 इंटू 2 पाई है, 2 से 2 आप उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा था लाइन इंटीग्रेशन f.dr था, ये सी के अलॉन्ग सी एक सर्कुलर पाथ था जिसका इक्वेशन x² + y² दे रखा था, ये पाई पहले लिख दिया, a² बाद में लिख दिया, x² + y², सी क्या है आपको बता दिया था कि सी जो x² + y² a² है, z 0, ये 3D में, बस इतना ही मैं प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।